हेलो ऑल, वेलकम टू आईएएस नाउ। तो आज हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021 के पेपर 2 यानी कि सी सेट के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक का एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है वो उसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द बेस्ट मोस्ट क्रिटिकल इन्फरेंस। इन्फरेंस क्या होता है? सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं एंड उसके बेसिस पे जो भी हम कंक्लूजन पे जाते हैं। ठीक है, तो उसे तो इसमें जैसे पहला ऑप्शन दिया है कि लो इंटेंसिटी लाइट हैज मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लांट्स एज कम्पेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट। पूरे पैसेज में एक कंपैरिजन नहीं की गई है, सिर्फ लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट की बात की गई है, तो इसीलिए ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर लाइट पोल्यूशन कैन हैव परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम, ये जैसे दिया है कि लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट वाज शोन टू इनहिबिट मींस वो रोकता है, ग्रोथ को रोकता है। एंड इन द सेकंड लास्ट लाइन आल्सो सिग्निफिकेंटली सप्रेस अंडर द लाइट। वो एक एग्जांपल दिया है अफिड्स का। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला सही होगा। ओके, यदि हम ऑप्शन सी की बात करें कि व्हेन लाइट इज बेटर फॉर द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स एज नथिंग कंपेयर टू द लाइट ऑफ अदर कलर्स, तो ऐसा वाइट लाइट के बारे में नहीं दिया गया है कुछ। ठीक है, सिर्फ एम्बर लाइट की बात की गई है यहाँ पे पूरे पैसेज में, ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। फिर प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट आल्सो फॉर एनिमल। मतलब कुछ एनिमल्स के बारे में दी नहीं गई है तो कैसे हम मान लें? ठीक है, तो दैट इज वाइज बी वाला आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एजम्पशन पूछा है। ठीक है, तो ये हम पूरे एजम्पशंस को पढ़ें। सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया सीरियल फूड ग्रेन्स इज इम्पॉसिबल विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग ग्रेन्स। ठीक है, अब ये नहीं दिया है बिकॉज मेन पॉलिनेटर्स दिया है एंड सिर्फ ये दिया है कि इट डिपेंड अपॉन पॉलिनेशन एंड बीज आर द मोस्ट डोमिनेंट। ठीक है, कितनी डाइवर्सिटी चाहिए नहीं चाहिए वो नहीं दिखा रहे इधर। दैट इज वाई एक तरीके से हम ये नहीं मान सकते। फिर मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैम्पर्स ऑन सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स, ये भी नहीं मतलब माना जा सकता पूरे पैसेज को पढ़ ले तो। देन पॉलिनेटर्स बिकम स्कार्स इन कल्टिवेटेड एरियाज डिवाइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अभी जैसे दिया है कि मेन पॉलिनेटर्स आर इंसेक्ट्स, पॉलिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडेड us with a variety of foods as well as plant derived medicines। ठीक है, तो ये दिया है कि यहाँ पे जैसे कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन वर्ल्ड एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर डिपेंड अपॉन पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंटीग्रेट रिलेशनशिप है प्लांट और एनिमल के बीच में, जिसमें कि एक का लॉस या रिडक्शन दूसरे को अफेक्ट करेगा, सर्वाइवल, दूसरे के सर्वाइवल को अफेक्ट करेगा, या फिर दोनों को भी कभी कभी। ठीक है, वो आप फिर इफेक्टिव पॉलिनेशन रिक्वायर्स रिसोर्सेज सच एज रिफ्यूजी ऑफ प्रिस्टीन नेचुरल वेजिटेशन, मतलब नेचुरल वेजिटेशन रहना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज वाई नेचुरल वेजिटेशन वाले की वजह से ये वाला राइट होगा। एक एजम्पशन मान सकते हैं कि प्रिस्टीन नेचुरल वेजिटेशन चाहिए इसे, तो दैट इज वाई यदि नेचुरल वेजिटेशन जहाँ पे नहीं रहेगा वहाँ पे पॉलिनेशन कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। देन डाइवर्सिटी इन इंसेक्ट्स इंड्यूसेस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। अभी जैसे यही है कि pollination is responsible for providing with variety of food, और एटलीस्ट 1/3 ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर क्रॉप्स डिपेंड ऑन पॉलिनेशन। लेकिन bees आर द मोस्ट डोमिनेंट taxa when it comes to pollination and they have to seal to more than 400 crops। तो यानी कि यदि वो ज्यादा रहेगा तभी जाके वहां पे उनकी अलग अलग प्रकार के बीज रह पाएंगे। ठीक है, तो दैट इज वाई डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, बीज जो रहती है उन्हें वो डाइवर्सिटी प्लांट्स लेके आती हैं, प्लांट्स में डाइवर्सिटी। दैट इज वाई डी विल बी आंसर। फिर बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स, क्रक्स पूछा है। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल हेल्प्स इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। पूरे पैसेज को पढ़ा, इसमें दिया है कि क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो क्या आ रहा है। उसमें एक एग्जांपल है तमिलनाडु का कि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ रेनी डेज। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा जा रहा है, और जितने बारिश वाले दिन होते हैं वो कम देखे जा रहे हैं उसके नंबर्स। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज का, क्लाइमेट शिफ्ट का इम्पैक्ट होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे, जो कि और ज्यादा रन ऑफ मतलब कि बह जाना। ठीक है, जो भी पानी आ रहा है वो बह जा रहा है। ठीक है, एंड लेस रिचार्ज, अब पानी बह रहा है और सॉइल भी बह रहा है, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी कम होगा फिर टॉप सॉइल वगैरह। ठीक है, तो लेस रिचार्ज होगा क्योंकि पानी ज्यादा बह रहा है, रुकता तो रिचार्ज हो जाता। ठीक है, एंड दैट विल अफेक्ट द ग्राउंड वाटर टेबल्स। ठीक है, पानी नहीं रहेगा तो ग्राउंड वाटर कम होगा ही। देन फर्दर देयर हैज बीन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स, ड्रॉट्स आने लगा है, एंड ये फार्मर्स की डिपेंडेंसी को इंक्रीज कर गया है ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। पहले क्या होता था, बारिश आती थी तो उससे खेत वगैरह का हो जाता था, पर अभी बारिश नहीं आती तो
उनको ग्राउंड वाटर पे जाना पड़ रहा है। तो ये क्या मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट बना दिया। ठीक है, तो क्या डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट हेल्प्स इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट, इसके बारे में बात नहीं कही है। फिर हेवी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय अडॉप्टिंग ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम्स। अभी कुछ वे आउट नहीं दिया गया है इसमें। ठीक है, सिर्फ एक सिचुएशन का एग्जांपल, एक एनालिसिस दिया गया है, तो इसके लिए। फिर क्लाइमेट चेंज इंक्रीजेस द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज व्हाइल साइमल्टेनियसली थ्रेटनिंग इट। बिल्कुल, पानी आ नहीं रहा, इसको ग्राउंड वाटर से निकालोगे तो ग्राउंड वाटर में भी तो लिमिटेड पानी है ना। तो एक तो डिपेंडेंसी को इंक्रीज किया ग्राउंड वाटर पे, एंड देन उसको थ्रेड को भी लेके आया। यदि आप 1 लीटर पानी है उसमें से 500 ml आप इसके लिए निकाल रहे हो फॉर इरिगेशन, तो ऑब्वियसली आपके पास 500 ही बचेगा। तो दैट इज वाई इट विल थ्रेटन ऑल्सो। ठीक है, तो दैट इज वाई सी विल बी आंसर। फिर ये दिया है, एजम्पशन पूछा है बीपीए का। बीपीए में अल्टर एब्रायनिक डेवलपमेंट इन वाइवो। ठीक है, अभी जैसे दिया है यहाँ पे कि टू एग्जामिन द जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ माउस एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स अपॉन ट्रीटमेंट विद बीपीए। ठीक है, एंड वो डिटेक्ट और मेजर कर पाते हैं बीपीए को। ठीक है, तो अब डिटेक्ट और मेजर कर पाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी ला पाएंगे। नहीं तो डिटेक्ट करने का फायदा क्या जब हम कुछ चेंजेस ही ना पाए ला पाए तो। ठीक है, तो दैट इज वाई ये सही हो गया। फिर बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेज आर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट फॉर पॉल्यूशन इंड्यूस्ड डिजीजेस। ठीक है, अब ना यहाँ पे पॉल्यूशन की बात की गई है ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे दो दिया है कि हार्ट डिजीजेस एंड ऑल, पर किसको पता है कि वो पॉल्यूशन से होता है या किससे होता है। ठीक है, तो ये वाला फिर इनकरेक्ट हो जाएगा, ये हम एजम्पशन नहीं मान सकते क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिया है। बायोकेमिकल सेल बेस्ड एसेस का मतलब कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है। Then embryonic stem cells could serve as a model to evaluate the physiological effects of environmental pollutants. यहाँ पे जैसे पढ़े कि gauge the neurotoxic effects of environmental pollutant। तो एक तरीके से तो यही हो गया। ठीक है, तो ये सिर्फ सेल बेस्ड इसको एग्जामिन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा दूसरा वाला इनकरेक्ट हो ही गया। फिर यहाँ पे जैसे देखिए प्रॉपर स्पेसिफिकेशन ऑफ प्राइमरी जीन लेयर्स ये स्टैब्लिश कर पाता है उन सेल्स को। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिया था कि इट कुड गॉज द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट बीपीए। ठीक है, तो दैट इज वाई यदि बीपीए कर सकता है तो यानी कि बीपीए भी तो एक ही है ना, एक उसका पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वाई आंसर विल बी सी। फिर अब ये रिमाइंडर का क्वेश्चन है। 3:2019 में यदि 10 से डिवीजन करते हैं तो वह रिमाइंडर क्या आता है ये पूछा है। तो यदि हम देखें कि 3:1 हम करते हैं तो 3 आता है। ठीक है, 3 स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, तो 9 इज द रिमाइंडर, मतलब 9 यूनिट प्लेस पे है और 9 रिमाइंडर है। फिर 3 क्यूब करते हैं तो 27 आता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27। और 3:4 कर देते हैं तो 81 हो जाता है, 3 × 3 × 3 × 3 तो 81 हो जाता है, यानी कि 1 इज द यूनिट प्लेस। ठीक है, यहाँ पर 10 से डिवीजन है इसीलिए यूनिट प्लेस पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि जो भी यूनिट प्लेस पे रहेगा वो भी रिमाइंडर होगा, वही रिमाइंडर होगा। ठीक है, फिर 3:5 किया तो 243 आता है जो कि 3 रिमाइंडर है। 3:6 किया तो 3 × 3 उतने बार 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 का उतने बार मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आपस में। तो 3:6 किया तो 729 आता है, यानी कि 9 इज द यूनिट प्लेस। फिर 3:7 किया तो 7 इज द यूनिट प्लेस 2187 में। फिर 8:2 किया तो वापस 1, यानी कि ये साइक्लिविटी चलती रहती है। ठीक है, ये वाली साइक्लिविटी चलती रहती है आफ्टर फोर नंबर्स। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो रिमाइंडर के बाद 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 इज द रिमाइंडर बिकॉज 2016 तो हो जाएगा 4 से डिवीजन, बचेगा रिमाइंडर 3। तो 3:3। ठीक है, 3:3 में 27 है, और 27 में लास्ट क्या है 7, तो यानी कि 7 ही रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यदि आपको नहीं समझा हो एक बार यू कैन जस्ट रिवाइज दिस सेगमेंट। ठीक है, तो यानी कि 7 रिमाइंडर बचेगा, दैट इज वाई सी विल बी आंसर। फिर अब इसमें पूछा है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो पी बताओ, पी यहाँ पे दिया है। तो इसका रूल क्या है कि ये बोलता है कि ये वाला जो नंबर है लास्ट वाले, ठीक है, उसका और इसका सब्ट्रैक्शन 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये हम डिवाइड कैसे करेंगे,
ये नंबर तो पता नहीं है, इसीलिए पहले अब क्या करेंगे कि अल्टरनेट एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। अल्टरनेट कैसे लेंगे, इसको फिर इसको, तीन तीन अंक का लेते हैं, इसको और इसको, ठीक है। ऐसे लेंगे क्या, नहीं, ये इधर से लेके जाएंगे, और आर एच एस टू एल एच एस, एल एच एस टू आर एच एस नहीं, एच एस आर एच एस टू एल एच एस, तो यानी कि ये 369, फिर 25P, फिर 981 एंड देन 37 इसके आगे जीरो भी लग सकता है, राइट। तो ये तीन नंबर्स हो गए। तो इसमें हम अल्टरनेट एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 369 माइनस 25P प्लस 981 माइनस 037, ठीक है। तो इसको देखते हैं, तो ये पाते हैं कि 250 25P को हम 225 इंटू 10 प्लस पी लिख सकते हैं। डेट इज बिकॉज ये तीन अंक है, और यहाँ पे जीरो रहेगा प्लस 5 रहेगा, जो भी मतलब पी रहेगा, पी का वैल्यू। तो डेट इज वाई 369 माइनस 250 माइनस पी प्लस 981 माइनस 37, इसको करेंगे तो 1063 आता है। अब ये बोल रहे दूसरा वाला स्टेप क्या कहता है कि इसको ये 7 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 10363 माइनस पी विल बी इक्वल टू डिविजिबल बाई 7। तो इसको हम मैनुअली लेके जाएं, तो 7 को यदि हम 1063 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना आता है 6। तो 6 माइनस पी, तो 6 माइनस पी इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब, ठीक है, 6 माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो p विल बी इक्वल टू 6, कॉमन सॉल्यूशन है इसका। तो दैट इज वाई बी विल बी आंसर है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रॉम जनवरी 9, ये बोला है कि प्राइस मतलब एक्स्ट्रा हो जाती है। तो ये 0.1 m जो दिया है कि जनवरी 1 से प्राइसेस स्टार्ट होती हैं, और आफ्टर 100 डेज ये रुक जाती हैं, ठीक है, कांस्टेंट हो जाती है आफ्टर 100 डेज। लेकिन तब तक 0.1 इंटू एम, एम मतलब जो भी डेज है, वो पेट्रोल का प्राइस है, और डीजल का प्राइस है 69.69 प्लस 0.15 एन, एन मतलब जितने भी नंबर ऑफ डेज है, कहाँ से, 1 जनवरी 2021 से। तो ये पूछा है कि प्राइसेस के दोनों फ्यूल्स के प्राइसेस कब इक्वल होंगे, कौन कौन से डेट को, मतलब कौन से डेट को, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पता है, यहाँ पे दे दिया है कि 80 प्लस 0.5 और 0.1 एम जो है वो पेट्रोल का प्राइस है, और 69 प्लस 0.15 एन ये डीजल का प्राइस है, और ये कांस्टेंट रहेगा आफ्टर 100 डेज, ठीक है। 100 डेज के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो पेट्रोल प्राइस 100 डेज के बाद क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 को, तो इसके लिए ये हमें 90 मिलता है, ठीक है। और टोटल कितने डेज होते हैं अप्रैल तक, ये गेस ले रहे हैं। 120 तक जाने का मतलब ये है कि हम एक गेस ले रहे हैं कि 100 के बाद जो भी चाहिए ना वो हमें चाहिए, ठीक है। तो अप्रैल के बाद 120 डेज हो जाते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से जाएं, तो सबसे पहले 21 मई को लेते हैं। तो 21 मई में क्या होता है कि 21 डेज और ऐड करना होता है अप्रैल 30 में, ठीक है, यानी कि 141 डेज। तो 141 डेज में भी वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो प्राइसेस ऑफ द डीजल विल बी 69.69 प्लस 1.15 इंटू 141, ठीक है, इंटू 141 ये वाला। तो दैट इज वाई ये हो गया 69 प्लस 21.15, तो ये हो गया 90.15। तो अब हमें यहाँ पे 90 दिख रहा है अपने को, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 0.1 इंटू 100 कर दिया, तो यहाँ पे 90 है, लेकिन यहाँ पे 90.15 है। इसको हम एक डेढ़ और कम करेंगे तो 20 में हो जाएगा। तो डेट इज वाई 20 में विल बी आंसर, ठीक है। ये समझ में आया। जैसे ये पेट्रोल प्राइसेस है वो 100 डे के बाद सेम हो जाती है, लेकिन ये बात डीजल वाले पे लागू नहीं होती, ठीक है। डेट इज वाई वो उसका मल्टीप्लीकेशन और ज्यादा हो जाएगा। तो मैनुअली एडिशन से करेंगे तो ये इतना आता है। तो डेट इज वाई बी विल बी आंसर। फिर मूव टू नेक्स्ट। बायोलॉजी क्लास एट हाई स्कूल प्रोडिक्टेड की लोकल पॉपुलेशन की वो एनिमल्स की डबल होती जाएगी हर 12 साल में। तो 2021 में 50 लोग थे, तो इसका रिप्रेजेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन वो पूछा। तो जैसे कि इट डबल्स एवरी 12 ईयर्स, यानी कि पी इक्वल टू 15 इंटू 2 रेज टू एक्स, ठीक है। तो 2 रेज टू जितना भी जाएगा उतना डबल होते जाएगा। तो व्हेन एन इक्वल टू 0, यानी कि पहला साल है, 50 इज इक्वल टू 50, ठीक है। दैट इज 50 विल बी क्या, 50 इंटू 2 रेज टू 0। तो 2 रेज टू 0 का मतलब कोई यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा,
2:0 का मतलब तो 1 ही होता है ना। तो उस साल मतलब 0। तो x क्या आएगा 0, बिकॉज 2:0 इक्वल टू 2:x, x विल बी इक्वल टू 0। अब n इक्वल टू 12 और p इज इक्वल टू 100, ठीक है, एज ए डबल एवरी 12 ईयर्स। तो यदि 12वें साल में p पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, यानी कि 50 से 100 हो जाएगी। इसके लिए 100 विल बी इक्वल टू 50 इंटू 2:x, विच विल बी इक्वल टू 100 50 इंटू 2:1, यानी कि यहाँ पे 500 नहीं है, तो 100 इज इक्वल टू 50 इंटू 2, यानी कि यहाँ पे 2:1 इज इक्वल टू 2:x, यानी कि x की वैल्यू क्या है 1। तो यदि n 12 होगा तो p डबल 200 हो जाएगा, ठीक है, डबल पॉपुलेशन हो रही है ना 12वें साल में। तो एन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यही ऐसे ही करके 200 इक्वल टू 50 इंटू 2:2 हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, इसीलिए एन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा 12/2, विच विल बी इक्वल टू, यदि हम इसको 12/2 नहीं मतलब 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको एक्स को लेके जाएंगे तो 12/n हो जाएगा यहाँ पे, तो डेट इज वाई, अरे n/12 हो जाएगा यहाँ पे, एक्स विल बी इक्वल टू, ठीक है, एक्स को हम ये साइड लेके आएंगे और 12 को इस साइड डिवीजन में लेके जाएंगे तो n/12। तो डेट इज वाई इसका इक्वेशन जो है वो 50 इंटू 2:n अपॉन 12 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू n/12 है और यहाँ पे क्या है x की ही पावर लग रही थी, तो डेट इज वाई यहाँ पे ये वाली हो जाएगी, फिर डेट इज वाई सही। फिर एक क्लास में 60% लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इंडिया से है, तो बाकी परसेंट कितने हो गए 40%, 40% फॉरेन से हो गए, मतलब 50% स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं, ठीक है। और तो बॉयज कितने हैं वो भी 50%। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर इंडियंस, तो इंडियंस में क्या है 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो किसको 0.3 को, ठीक है, क्यों, क्योंकि उतनी गर्ल्स इंडियंस हैं, ठीक है। तो इंडियंस कितने लोग हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो कि कितने गर्ल्स हैं, तो 0.13 इंटू 0.6 विल बी इक्वल टू 0.18x। और नंबर ऑफ फॉरेन गर्ल्स स्टूडेंट्स कितनी हुई, तो 0.5x हैं गर्ल्स, उसमें से 0.18x इंडिया की हो गई, तो बच्चा कितना 0.32x। फिर नंबर ऑफ फॉरेन बॉयज कितने हुए 0.4x माइनस 0.32x, ठीक है, दैट इज बिकॉज 40% फॉरेन से हैं, उसमें से 32 को माइनस कर दो बिकॉज 32 तो गर्ल्स निकल गई, तो बच्चे कितने 0.08x। तो परसेंटेज ऑफ फॉरेन बॉयज कितने, तो 0.08x अपॉन 0.4x, 0.4x मतलब 40%, यानी कि 8% अपॉन 40%। क्यों, क्योंकि 40% फॉरेन से और 8% बॉयज हैं, 32% गर्ल्स से, ठीक है। तो दैट इज वाई ये हो जाएगा 20%, बिकॉज 0.08 अपॉन 0.4 लोगे इंटू 100 करोगे तो 20 आता है, तो दैट इज वाई ये विल बी डी विल बी आंसर। फिर सम रेडियोज आर मोबाइल्स, ठीक है, रेडियोज आर मोबाइल्स, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, मोबाइल्स के ऊपर से कंप्यूटर्स जा रहा है। देन सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, तो सिर्फ यहाँ पे एक वॉचेस का लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब पूछा कि सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, अब देखो रेडियोज यहाँ पे है, वॉचेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो कहाँ पे सही होगा, तो ये कंक्लूजन 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस, मोबाइल यहीं पे खत्म हो रहा है, वॉचेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे आ रहा है, तो ये भी करेक्ट इनकरेक्ट, तो डेट इज वाई डी विल बी आंसर। फिर पैसेज आ एजम्पशन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस आर ट्रू। फिग ट्रीज आर कैन बी ऑफन बी कीस्टोन स्पीसीज इन नेचुरल फॉरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि दे आर फाउंड इन कॉमन इन एग्रीकल्चर अर्बन रिस्टेड लैंडस्केप वेयर अदर लार्ज ट्रीज आर एब्सेंट। तो एक तो देखो कोई भी चीज सिर्फ रह रही है जहाँ पे बाकी चीजें नहीं रह रही, लार्ज ट्रीज आर नॉट देयर, ठीक है। तो यानी कि कीस्टोन तो हो सकती है क्योंकि और कुछ है नहीं, बस यही है, तो ये है तभी तो मतलब ये भी नहीं रहेगा तो फिर कैसे पता चलेगा कीस्टोन, कीस्टोन मतलब उसके बेसिस पे जो भी चल रहा है उनका, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर फिग ट्रीज कैन ग्रो वेदर वेयर अदर लार्ज वुडी स्पीसीज कैन नॉट ग्रो। अब ऐसा नहीं है मतलब बस जस्ट बिकॉज ये यहाँ पे प्रेजेंट है उसका हम एज्यूम ये नहीं करते कि सिर्फ यही ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और इनका मतलब जो बड़ी ट्रीज का है उनका वो 1-0 का रिलेशन है बाइनरी नंबर का, कि जहाँ पे ये रहेंगे वहाँ पे ये नहीं रहेंगे, यहाँ पे ये रहेंगे यहाँ पे ये नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर सेक्रेटरीज कैन हैव अ रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो ये दिया है कि बिग ट्री फिग ट्रीज जो होती है वो सेक्रेट
मानी जाती है इंडिया में, ठीक है। एंड फिग ट्रीज प्रोवाइड फूड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड अदर रिसोर्सेज आज कास्ट कम होती है तो, ठीक है। और ये सपोर्ट करती है डेंसिटी और डाइवर्सिटी ऑफ फ्रिगोवर्स की, जो कि फ्रूट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प कर रही है ना, क्योंकि इनके वजह से ही इतने सारे लोग मतलब इतने सारे फिग ईटिंग एनिमल्स जिंदा रह रहे हैं, फ्रूगिवोर्स, और डेंसिटी और डाइवर्सिटी को भी बरकरार रख रहा है। तो दैट इज वाई सी विल बी करेक्ट, मतलब एज्यूम कर सकते हैं। देन फिग ट्रीज हैव अ रोल इन द सीड डिस्पर्सल ऑफ अदर ट्री स्पीसीज, यही है। प्लेंटी ऑफ सीडलिंग्स ऑफ अदर ट्री स्पीसीज वुड ग्रो अराउंड फिग ट्रीज। तो यानी कि ये इसको प्रोवाइड करते हैं, कुछ तो माहौल प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। 4 विल बी करेक्ट फिर, तो डी विल बी आंसर। फिर यहाँ पे दिया है एग्रोलॉजी के बारे में, एग्रो इकोलॉजी के बारे में। तो वो कौन कौन से कंपेटेबल है एग्रो इकोलॉजी से बाय पैसेज। तो कवर क्रॉप्स हैं, बिकॉज सच एग्रीकल्चर मिमिक्स लाइक द नेचुरल मॉडल्स कैन बी प्रोडक्टिव, ये वेस्ट एग्रो इकोलॉजी एम्स एट क्लोजिंग न्यूट्रिएंट ग्रुप्स, फार्मलैंड मैन्योर, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटिंग ट्रीज विथ लाइवली स्टॉक एंड क्रॉप्स, ठीक है। यानी कि कवर क्रॉप होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर मिमिक्स लाइक देयर नेचुरल मॉडल्स, तो ये क्लोज न्यूट्रिएंट्स ग्लोज को क्लोज करता है, ठीक है, थ्रू एप्लीकेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर। तो कवर क्रॉप होगा, ठीक है। फर्टिगेशन होगा क्या? फर्टिगेशन नहीं होगा, दैट इज बिकॉज यहाँ पे फर्टिलिटी की बात नहीं की गई है, मतलब एज इम्प्लीकेशन थ्रू दिस पैसेज। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बात नहीं की गई है, ना ही वाटर के बारे में कुछ बात की गई है, ना ही कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में बात की गई है प्लांटिंग ट्रीज की। देन मिक्स फार्मिंग की बात की गई है क्या? यही, बिकॉज एग्रीकल्चर एम्स एट क्लोजिंग न्यूट्रिएंट गैप्स, ठीक है। तो यदि न्यूट्रिएंट गैप्स को क्लोज करता है, तो यानी कि मिक्स फार्मिंग रही चाहिए, तभी तो वो न्यूट्रिएंट गैप्स को क्लोज करेगा। 4 वाला सही हो जाएगा। फिर पॉलीकल्चर, यस, अलग अलग क्रॉप्स को उगाना, मतलब, ठीक है, पॉलीकल्चर। फिर वर्टिकल फार्मिंग, नहीं, वर्टिकल फार्मिंग की बात नहीं की गई है यहाँ पे, सिर्फ बात की गई है कि कैसे उसको सप्लीमेंट करता है, एक तरीके से क्लोज न्यूट्रिएंट्स लूप्स को क्लोज करता है थ्रू फार्म यार्ड मैन्योर टाइप एप्लीकेशंस, मतलब एक कंपोनेंट ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करके रखता है, तो यानी कि इंटीग्रेशन वर्टिकल फार्मिंग थोड़ी करेगा, वर्टिकल फार्मिंग तो डिफरेंट हो जाता है, सेम एज फॉर्टिगेशन एंड हाइड्रोपोनिक्स की तो बात नहीं की गई है यहाँ पे। तो 145 विल बी आंसर। फिर ये बोल रहा है कि क्रिटिकल इन्फ्रेंस बताओ। तो ये जैसे देख ले पूरा कि वल्नरेबल है, फिर बेक्ड इनटू एवरीथिंग, आईओटी वाला, आईओटी की वजह से देख के कंप्यूटर्स को सब कुछ बेक करके एक जगह रख दिया गया है सब कुछ, ठीक है। एंड काफी कम एविडेंस है कि गैजेट जो रहते हैं वो ट्रस्ट वर्दी रहेंगे अपार्ट फ्रॉम देयर डेस्कटॉप काउंटरपार्ट्स, ठीक है। वो जो कंप्यूटर वाला आता है ना, माउस, डेस्कटॉप, फिर बड़ा सा सीपीयू, उसकी बातें हो रही है। Hackers have already proved that they can take remote control of internet connected। तो ये है कि कंप्यूटर कंप्लीटली सेफ नहीं है। ये बोला है दूसरा वाला कि कंप्यूटर प्रोड्यूसर डू नॉट टेक साइबर सिक्योरिटी सीरियसली, उनका काम ही उसी वजह से चल रहा है। स्ट्रिंजेंट डाटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड, ये इसकी बात नहीं की गई है इसमें। देन प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विल अफेक्ट आवर लाइफ इन फ्यूचर, ये तो मतलब कॉमन सी बात है, पर क्रिटिकल नहीं है। फिर अब यहाँ पे अब एजम्पशन पूछा, पैसेज को पढ़े कि देयर इज नो डाउट दैट पर्सनल क्लीनलीनेस ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो पर्सनल क्लीनलीनेस रहा तो वो डिजीजेस को कम करता है, इसका कोई मतलब कोई इस पे संदेह नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है। वो फॉल्स सेंस ऑफ नोशन जो सिक्योरिटी है वो एडवर्टाइजमेंट्स के बेसिस, एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से वो एक नोशन डेवलप हो जाता है लोगों में, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप में देखा जाता है कि विद पर्सनल हाइजीन जनरल इंप्रूवमेंट्स एंड एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स कैन आल्सो बी सीन, ठीक है। तो उन्होंने काफी कम किया है किसको, इन्फेंट इन्फेक्शन रेट्स को, इन्फेक्ट डेथ को। इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे होते हैं जो, है ना, न्यू बॉर्न बेबीज, उनके डेथ्स को काफी कम किया है ड्यू टू पर्सनल हाइजीन एक्सेट्रा। तो बट ऑब्सेशन विद हैंड हाइजीन इन्फ्लुएंस मार्केट में लेके जाता है, मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है रिलेटेड टू पर्सनल हेल्थ, जो कि निगेटिव इम्पैक्ट को जो मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है, जो निगेटिव इम्पैक्ट है उसको ओवरराइड करता है,
एंड द इमर्जेंस ऑफ रेजिस्टेंट जर्म्स, क्योंकि जर्म्स आ जाएंगे ना फिर जो कि रेजिस्टेंट नहीं होंगे क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा एक तरीके से। तो ये है पीपल हु आर ऑब्सेस्ड विद पर्सनल हाइजीन टेंड टू इग्नोर द कम्युनिटी हाइजीन। ऐसे नहीं है, ठीक है। कम्युनिटी हाइजीन की भी बात नहीं कही है यहाँ पे। कम्युनिटी हाइजीन होता क्या है पहले, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर इमरजेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय पर्सनल क्लीनलीनेस। अब वही रीजन है एक तरीके से, तो उसको कैसे कम करोगे? तो और उसमें दिया भी नहीं है, मतलब मान भी नहीं सकते एक तरीके से। देन एंट्री ऑफ द मार्केट इन डोमेन ऑफ हाइजीन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। नहीं, कैसे कह सकते हैं? देन scientific and micro level interventions are not sufficient to bring down the burden of infectious disease. True, ठीक है, सही है। बिकॉज ड्रॉट रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंट जर्म्स लेके आ रहे हैं ड्यू टू पर्सनलाइजिंग डेवलपमेंट, और उसकी वजह से इन्फेंट लेवल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये तो सो ही करता ना कि साइंटिफिक एंड माइक्रो लेवल इंटरवेंशंस आर नॉट सफिशिएंट टू ब्रिंग डाउन द बर्डन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। उसके लिए आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना होगा, कहने का मतलब, ठीक है। फिर इट इज कम्युनिटी हाइजीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू पब्लिक हेल्थ मेजर दैट इज रियली इफेक्टेड इन द बैटल अगेंस्ट इन्फेक्शन। बिल्कुल, आप पर्सनल हाइजीन को बढ़ावा दीजिए तो ये डेथ्स कम हो जाएंगी, तो दैट इज वाई पब्लिक हेल्थ अच्छा हो जाएगा फिर। तो 4 and 5 विल बी आंसर। नेक्स्ट, एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बेसिस पे सवाल पूछा है। सम कैट्स आर अल्मेरास, तो कैट्स फिर अल्मेरास, ठीक है, ये वाला कैट्स और अल्मेरास का हो गया ना। तो अब सम अल्मेराज आर चेयर्स, तो अल्मेराज यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे एक चेयर्स का ले लो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब ये यहाँ पे ऑल चेयर्स आर टेबल्स, तो यानी कि ऑल चेयर्स के ऊपर से लगा दो यहाँ पे टेबल्स, ठीक है। अब कंक्लूजन वन पूछा है कि सर्टेनली सम अलमिराज आर टेबल्स। तो देखो यहाँ पे सम अलमिराज आर टेबल्स अपने आप आ रही है, बिकॉज ये चेयर्स हैं और चेयर्स के ऊपर ये सारे के सारे टेबल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सर्टेनली सही है। फिर सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, अगेन यहाँ पे कैट्स है, अलमिराज है, तो इसमें कुछ चेयर्स भी तो है ना, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेयर्स भी है अलमिराज में और कुछ कैट्स भी हैं। जरूरी नहीं है कि यही वाला हो, ये वाला भी हो सकता था, ठीक है। तो सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स और सम कैट्स मे बी चेयर्स, मतलब एक तरीके से, ठीक है। मे नॉट बी चेयर्स बोला है, मे बी चेयर्स होता तो हमें देखना पड़ता, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो रॉन्ग हो जाता, लेकिन यहाँ पे सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, तो सही है। तो डेट इज वाई सी बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। फिर यहाँ पे दिया है कि एक लड़का है, वो बॉल से खेलता है और 150 मीटर पे है, ठीक है। 150 हाइट के बेसिस पे वो, यदि 150 मीटर अरे 150 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 मीटर, तो उस पे है, उससे वो बाउंस कराता है। तो हर बार वो फोर्थ फिट बाउंस जो होता है वो उसके पिछले वाले से फोर्थ फिट चला जाता है, यानी कि कम होता है ना, 20%। लेकिन 50% के बाद, 50 सेंटीमीटर जाने के बाद वो बाउंस नहीं हो पाता। सही बात है ना, मतलब इतने तक जाएगा तो उसके बाद वो बाउंस नहीं होगा, सिर्फ इतने पे ही रहेगा। तो कितनी बार ऐसे बॉल को ग्राउंड पर टच करना होगा ताकि बॉल बाउंस होने से रुक जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि टेबल बना देंगे सबसे सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ये 150 है, इसका 1/4 कितना होगा? 120। एट 4/5 यानी कि इसको 5 से डिवाइड कर देंगे 150 को, तो 30 इंटू 4 120। तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। फिर 120 प्रीवियस हाइट होगी, तो इसका 4/5 करेंगे तो 96 आता है। फिर इसका 4/5 करेंगे तो इसको डिवाइड कर दो तो 76.8 आ जाता है। 77 पकड़ लो आप, ठीक है। 100 ही मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 100 मान लेंगे तो 75 आ जाएगा एक तरीके से। तो वह पर 76 एक एक्स्ट्रा रखते हैं। फिर यहाँ पे 76.8 है, इसका 4/5 61 पॉइंट कुछ कुछ जा रहा है। फिर 61 पॉइंट इसका 4/5 49 पॉइंट एक्स एक्स जा रहा है, ठीक है। एक्स एक्स मतलब कुछ भी डेसिमल हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 9 8 हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है बेसिकली, ठीक है। अब ये 49 पॉइंट एक्स एक्स से जा रहा है, तो यानी कि ये तो कम हो गया ना 50 से, तो 50 से नीचे जाने के बाद रुक जाता है, यानी कि ये यहाँ पे रुक जाएगा, कहने का मतलब, ठीक है। इसके नीचे नहीं जाएगा, तो डेट इज वाई यानी कि 5 ऐसे अटेम्प्ट लगेंगे, तो 5 नंबर ऑफ टाइम्स ये होना चाहिए, तो बी विल बी करेक्ट। फिर ये बोला है कि मिरर में ऑब्जर्व करते हैं ये वाला, तो कौन सा मिरर सही होता है, यानी कि ये मिरर, यदि सपोज ये है मिरर, ठीक है,
अब मैं यदि हम इधर रखें तो ये वाला इधर आएगा, है ना, और फिर ये वाला ऐसे ही रहेगा, एंड ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये सब सेम दिख रहा है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा सेम नहीं दिख रहा है। हमें पता है कि 26 अल्फाबेट्स में 5 लेटर्स जो होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, तो अब बचे कितने फिर कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स कितने बचे, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट्स के बारे में पूछा है तो 21 कॉन्सोनेंट्स बचे हैं। ठीक है, अब कितने इमेजेस के कॉन्सोनेंट्स के इमेजेस कॉन्सोनेंट्स के ओरिजिनल शेप जैसे दिखते हैं, तो आई आई दिखता है ना, आई नहीं दिखता एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें से कितने होते हैं वैसे, तो एच वैसे दिखता है, एम दिखता है, टी दिखता है, डब्ल्यू वी दिखता है, डब्ल्यू एक्स और वाई, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 ऐसे दिखता है। ठीक है, तो 7 ऐसे इमेजेस ओरिजिनल शेप जैसे दिख रहे हैं, तो यानी कि, है ना, तो यानी कि 7 ऐसे दिख रहे हैं और 21 कंसोनेंट्स हैं, तो 21 - 7 कर दो तो जो नहीं दिखेंगे वो आ जाएगा, तो 21 - 7 विल बी इक्वल टू 12, 14। ठीक है, तो 14 मतलब बी वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th वाला। तो जैसे कि एक बैंक एम्प्लॉय है, वो ड्राइव करती है साउथ में 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर 20 किलोमीटर मुड़ जाती है, फिर 40 किलोमीटर लेफ्ट हो जाती है। ठीक है, देन वापस 5 किलोमीटर ड्राइव करती है राइट होके, फिर वापस 30 किलोमीटर वो राइट लेके बैंक पहुंचती है। तो यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है इसके बारे में। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट रूट क्या हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला, और ये वाला 20 किलोमीटर है, और ये वाला 5 किलोमीटर है, यानी कि, तो यानी कि 20 + 5 कितना, 25, तो 25 विल बी आंसर। फिर मूविंग टू नेक्स्ट, इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000 इन हाउ मेनी इंटीजर इज द सम ऑफ द डिजिट 10। तो 700 से 1000 के बीच में कैसे ऐसे कितने नंबर्स हैं वैसे। ठीक है, तो फिर ऐसे कितने नंबर्स हैं, तो जिसके इंटीजर्स जो होते हैं वो सम उसका 10 होता है, तो सबको पता है कि 0 + 7 + 3 कर दो, या फिर 7 + 3 कर दो, या फिर 0 + 3 + 7 कर दो, या 0 + 1 + 9 कर दो, तो ऐसे इंटीजर्स बनेंगे, राइट। तो पहले जीरो से लेते हैं, तो 0 1 और 9 इसका 10 होता है इंटीजर्स का सब, तो ऐसे कितने नंबर है, 9 0 1 और 9 10 बन जाएंगे। फिर 0 2 8 करेंगे तो भी 10 हो जाता है, तो इसका भी 8 0 2 और 8 20 हो जाएगा। फिर 0 3 7, तो यानी कि इसका 7 0 3 और 7 30। फिर 1 1 8, तो ये भी इसका भी 10 हो जाता है सम, तो यानी कि 8 1 1, इसका 1 1 8 बनेगा क्या, बनेगा, लेकिन वो 700 से कम रहेगा, लेकिन हमें 700 से 1000 के बीच का ही चाहिए। फिर 1 to 7 में क्या होगा, 712 और 721, तो ऐसे कितने नंबर्स बने, 2 2 4 2 6 1 7 2 9, तो यानी कि 9 सच नंबर्स कैन बी मेट। ठीक है, फिर एक वुमेन 12 किलोमीटर अपने हर नॉर्थ जाती है। ठीक है, नॉर्थ जाती है, फिर वो 6 किलोमीटर साउथ भी आती है वापस उसी में। ठीक है, एंड देन वो 8 किलोमीटर ईस्ट जाती है, तो यानी कि ये, तो अब ये पूछा कि कितने क्या एंगल क्या बनेगा, तो ये अपने को पता है कि ये वाला जो होगा ये पूरा, ये इतना 90 बनेगा। ठीक है, अब ये यहाँ से हाफ जा रहा है, ये फुल नहीं, फुल रहता तो अलग बात होती, ये 90 हो जाता, लेकिन ये हाफ जा रहा है, तो हाफ जा रहा है तो 95 45 बनेगा, आधा उसका। ठीक है, और कौन से डायरेक्शन में, ये ईस्ट है, ये वाला ईस्ट है और ये वाला नॉर्थ है, और है इस साइड में, तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो दैट इज वाई एन एंगल लेस देन 45 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, ओके, मोर देन क्यों नहीं होगा, बिकॉज वो उससे और कम ही आएगा ना, मतलब इस साइड आएगा। ठीक है, नीचे के साइड में, दैट इज वाई, सो बी विल बी आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैसेज है कि क्रिटिकलिटी क्या इसमें दिखा रहा है, इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इज एवर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। तो ये हमें पूरा पैसेज पढ़ लें कि प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, लिमिटेड एक्सेस, देन अनस्टेबल ग्लोबल एनर्जी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये लीड करता है कॉस्टली डेफिसिट और सरप्लस सप्लाई को। ठीक है, और इन्वायरमेंटल कंटेस्टेशन ग्रो करते हैं अराउंड द लैंड, वाटर एंड एयर, हर जगह इन्वायरमेंटल का कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ठीक है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, इसमें बोल रहा है कि एक वे आउट है। वे आउट क्या है, ग्रोइंग एनर्जी एफिशिएंट प्रोग्राम्स, देन इंटीग्रेटेड अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी डिसीजंस, मतलब ये सारी चीजें करें, तो इसको यदि हम फुल्ली कॉन्सेप्टलाइज भी ना करें तो थोड़ा बहुत तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा ही। ठीक है,
तो यानी कि अलग अलग चीजों को हमें एक जगह लेके आना है। तो ये है कि इंटरकनेक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो डेट इज वाई यहाँ पे इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एवर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड, ये सही हो जाएगा। फिर जैसे दिया है कि हैविली टर्न टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऐसा नहीं है, यदि हम पूरा कर रहे होते एक साथ तो एक तरीके से माना जा सकता था कि हैविली इधर टर्न है, ट्यून्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ में, बट ऐसा है नहीं। फिर नॉट कंपेटेबल विद इट्स, ऐसा भी नहीं है, मतलब भी हम चल रहे हैं मिडल पाथ पे एक तरीके से, तो डेट इज वाई ये भी इनकरेक्ट। फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड सप्लाई और इग्नोर्स द डिमांड साइड, ऐसा कुछ नहीं दिया है। ठीक, फिर नेक्स्ट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल पैसेज। ठीक है, पूरे पैसेज को पढ़ लें तो इसमें दिया है कि एंटीबायोटिक्स को बाहर मार्केट में बेचा जाता है जो कि पोल्ट्री और अदर लाइफ स्टॉक खा लेते हैं। इसके ओवर से सुपरबग्स और पैथोजेंस क्रिएट करते हैं जो कि रेजिस्टेंट होते हैं बाकी मल्टीपल ड्रग से। आपने दवा खा लिया, दवा पे दवा एंटीबायोटिक्स खा लिया, तो आपको बाकी कोई दवा होगा वो सूट नहीं करेगा। ठीक है, और ये ह्यूमन को भी पास हो सकता है बिकॉज एनिमल्स आर एट द एंड, और उसका जो पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक है दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है, तो दैट इज व्हाई फार्मिंग कंपनीज हैव स्टॉप्ड यूजिंग द ड्रग्स टू मेक चिकन गेन वेट फास्टर। तो ये लोग चिकन का वेट फास्टर बढ़ाने के लिए ये लोग यूज करते थे। ठीक है, तो एक एग्जांपल दिया है कि डेनमार्क ने एंटीबायोटिक प्रोमोटर को 1990s में बंद कर दिया। ठीक है, अब ये इससे बोला है कि इसने बोला है कि मेजर पोक एक्सपोर्टर सेड कि ये ज्यादा और पिग्स को प्रोड्यूस कर रहा है और एनिमल्स को कम डिजीजेस होती है इससे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस वाला खत्म हो गया ना, इसीलिए। तो रिफ्लेक्ट क्या करता है? रिफ्लेक्ट यही करता है कि एंटीबायोटिक्स ओनली डिजीज को ट्रीट करने के लिए की जानी चाहिए, ना कि ग्रोथ एनहांसेस के लिए या फिर किसी और रीजन के लिए। ठीक है, तो दैट इज वाई डी विल बी करेक्ट। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एजम्पशंस क्या क्या मेड किए गए हैं इसमें। तो जैसे कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर द वन ऑफ द रीजंस फॉर हाई ऑयल फूड प्राइसेस। अब ये दिया है कि जो डाइवर्जन है वो लैंड का, वो नॉन फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एंड इंक्रीज एम्फोसिस हाउएवर हैज बीन प्लेस्ड ऑन डिमांड फॉर फूड फ्रॉम मोस्ट पॉपुलस इन इंडस्ट्रीज कंट्री। ठीक है, हायर फुल प्रोसेस जो होती है वो एक वो एक कंपोनेंट दिया है कि जो फूड प्राइसेस है उसका रीजन क्या है। ठीक है, एक तरीके से तब इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस है, लेकिन इसके लिए क्या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जिम्मेदार है? क्या पता आपके ही कंट्रीज में ज्यादा टैक्सेस लगते हो, या फिर ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ गया हो, या फिर रूट कोई और आना पड़ रहा हो। ठीक है, तो सपोज योर वॉर पड़ रही है, वॉर पड़ गया, ठीक है, अब यहीं से आपका पानी तेल आता था, पर ये ब्लॉक हो पड़ा है तो आपको घूम के आना पड़ रहा है, तो इसके लिए ऑयल कंपनीज थोड़ी जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये एज्यूम नहीं कर सकते। फिर यदि फूड क्राइसिस होगा तो इमर्जिंग इकोनॉमीज के बारे में होगा, ये लिखा है। अब ये कहाँ पे लिखा है? ठीक है, ये बोला है कि डिमांड है मोस्ट पॉपुलस इमर्जिंग इकोनॉमीज से, पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ इमर्जिंग इकोनॉमीज से हो। ठीक है, तो दैट इज व्हाई डी विल बी करेक्ट यहाँ पे। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ए सेंट्रल मैसेज ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ये राइजिंग जीडीपी क्रिएट्स इन एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिया है। तो एजम्पशंस कौन कौन से लिए जा सकते हैं कि राइजिंग जीडीपी इज एसेंशियल फॉर ए कंट्री टू बी ए डेवलप्ड नेशन? नहीं। राइजिंग जीडीपी क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन थियरी। ठीक है, इन थियरी। तो क्या डेवलपमेंट करता है? नहीं, ग्रोथ करता होगा शायद, या फिर डेवलपमेंट करता हो, लेकिन इसेंशियल नहीं है एक तरीके से। ठीक है, जरूरी नहीं है, नॉर्मल भी किया जा सकता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स। ठीक है, अब बाकी लोगों का लो हाउस होल्ड जितने मनी मल्टीप्लायर वगैरह होता है तो वो एक तरीके से आप लिख सकते हो। तो दैट इज वाई ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर राइजिंग जीडीपी गारंटीज अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ टू ऑल हाउस होल्ड। नहीं। फिर जीडीपी राइज कर रहा होगा तो मे बी सिर्फ अमीरों की झोली बल रही होगी। ठीक है, तो दैट इज वाई इट डजंट गारंटीज इनकम टू ऑल हाउस होल्ड्स। यदि आप पर कैपिटा का भी देखोगे तो पर कैपिटा डजंट प्रोवाइड्स कंप्लीट पिक्चर कि सबके पास पैसे आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज जस्ट लाइक एक डाटा है। ठीक है, कितने पैसे हैं अपॉन कितने पॉपुलेशन है उससे, इससे ये नहीं पता चलता कि सबके पास उतना ही है या नहीं है। ठीक है, तो दैट इज वाई ये इनकरेक्ट, डी विल बी आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, 7 बुक्स हैं पीक्यू आर एस टी यू भी, वो साइड बाय साइड रखी गई हैं
क्यू टी के पास ब्लू कवर्स है, तो ब्लू 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 मार्क कर दिया। फिर बाकी के पास रेड कवर है, ये मार्क कर दिया। फिर ओनली एस एंड यू आर न्यू बुक्स, तो एस और न्यू के न्यू न्यू लिख दिया, बाकी जगह ओल्ड लिख दिया। ठीक है। फिर पी आर एस आर लॉ रिपोर्ट्स, पी आर एस लॉ रिपोर्ट्स है, बाकी गजेटर्स है। तो ये पूछा है कि ओल्ड गजेटर्स ब्लू कवर्स के साथ जो है वो कौन कौन से। पहले तो ब्लू वाली क्यू आती है, आर आती है और टी आती है। इसमें गजेटर कौन कौन सी है, तो गजेटर ये है और ये है। और ओल्ड भी है क्या, यस, ओल्ड भी है। तो क्यू एंड टी विल बी आंसर, तो सी हो गया हमारा। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म। ठीक है, इसको रिप्लेस करना है। तो दो सेट है यहाँ पे, 3, 7, 13, 21, 31 और 43 का। और दूसरा है वो दो, 4, ठीक है, 8, 10 ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ से 0, मतलब 4, 2, 4, 10, फिर 18, फिर 40 ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके जा रहा है एक तरीके से। ओके, अलग अलग मतलब सेट्स हमने ये कर दिया, डिफाइन कर दिए, अलग अलग लिख दिए। ठीक है, 3, 0, 3, 2, 7, 4 ऐसे, 13, 10, ठीक है, ऐसे करके 21, 18। ओके, तो डिफरेंस इसका क्या है, सबका डिफरेंस देखोगे तो 4, 6, 8, 10, 12 ही है ऐसे। तो यानी कि अगला डिस्टेंस डिफरेंस क्या होगा, 12। ठीक है, और 4, 6 है, तो यहाँ पे दो, 4 के बाद जैसे यहाँ पे 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 के बाद 4 आ रहा है, यानी कि 2 का ही डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे हमें 4 का डिफरेंस चाहिए, तो 4 के पहले क्या आना चाहिए, 0, तभी 4 का डिफरेंस हो पाएगा। तो यही है कि 2 शुड बी रिप्लेस बाय 0, तो 0 इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब मैट्रिक्स का ट्रेंड बताओ। तो यदि हम इसमें देखें कि बी ए सी, सी बी ए, तो यानी कि ए बी सी रह रहा है तीनों में। तो यानी कि ये तो पता चल गया कि यहाँ पे ए सी है, तो यानी कि बी चाहिए। तो बी चाहिए, तो ये कट गया। ठीक है, और ये भी कट गया, बचे दो ऑप्शंस, 50-50 ऐसे ही आ गए। फिर यहाँ पे यदि हम देखें तो इसका और इसका जो माइनस प्लस है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, वो यहाँ पे है। यानी कि 7 - 10 -3, तो 3 मान लो, यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर यहाँ पे 3 - 9 -6, तो मानो यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए, 10 - 13 3 होना चाहिए। तो डेट इज वाई यहाँ पे 3 देखो, तो सी विल बी आंसर। फिर आइडेंटिकल सीक्वेंसेस दी गई हैं। तो पहला सीक्वेंस में क्या है कि 8, 4, 6 ऐसे जा रहा है। तो इसका 1/2 है, उससे मल्टीप्लाई किया है 3/2 को, उससे मल्टीप्लाई किया है 5/2 को, और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते गए। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब मल्टीप्लाई करते गए हैं, एक तरीके से एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में। ठीक है, तो यदि हम देखें तो 8 इंटू हाफ इक्वल टू 4, उसका इंटू 3/2 करेंगे तो 6 आता है, उसका 5/2 करेंगे तो 15 आता है। तो ऐसे ही इसमें करेंगे, तो 5 इंटू हाफ करेंगे तो 2.5 आएगा, उसका इंटू 3/2 करेंगे तो 3.75 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसका हम 5/2 कर देंगे तो 9.375 आ जाता है। ऐसे मैनुअल सब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी विल बी आंसर। फिर 29, ए पर्सन एक्स फ्रॉम ए प्लेस ए, अनदर पर्सन फ्रॉम वाई, ये वाला मतलब, ये सपोज यहाँ से है और ये यहाँ पे है। ठीक है, तो एक्स और वाई, तो दोनों एक तरह से ऐसे आते हैं और एक ऐसे जाते हैं। तो इनका है कि एक का जो स्पीड रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है, 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलते हैं। दूसरे वाले का स्पीड 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है, देन 0.255 इंक्रीज होते जाता है। तो 1, 1.25, 1.5 ऐसे करेगा, 1.75, फिर 2, फिर 2.25 ऐसे करके जाएगा। तो ये बोला है कि डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, 15 किलोमीटर। तो ये कंडीशन दी गई है कि वो 5 घंटे होने लगते हैं मिलने के लिए। तो ये हम देखें, रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव डिस्टेंस तो सेम ही होगा, है ना। तो पहले 1.5 था और इसका 1 था, तो यानी कि 2.5 किलोमीटर कवर किया 2.5 आवर्स में। ठीक है, अरे 2.5 आवर्स बोल रहा हूँ, पहले आवर्स में
2.5 किलोमीटर कवर किया। फिर दूसरे हाउस में कितना स्पीड है और कितना किलोमीटर कवर किया, तो 1.25 प्लस 1.5, 1.5 तो कॉमन है, लेकिन इसमें ही 0.25 इंक्रीज है, तो यानी कि 2.75, इसमें 0.25 इंक्रीज करो 3, फिर 3.25 और फिर 3.5। अब इसको क्यूमुलेटिवली कितना रीच किया, तो पहले 2.5 किया था, 2.75 इसमें ऐड कर दो तो ये आएगा, फिर इसमें 5.25 में 3 ऐड कर दो ये आएगा, फिर इसमें ऐड कर दो ये तो 11.5, देन इसमें ऐड कर दोगे 3.5 तो 15। ठीक है, तो यानी कि 15 तो कवर हो रहा है कितने टाइम में, 1 2 3 4 5 आवर्स में, तो 5 आवर्स में हो रहा है, सही है। फिर अभी वो वन इतना 1.5 है इसका यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, तो 5 घंटे में मिल रहा है, तो यानी कि 1.5 इंटू 5 कर देंगे तो 7.5 हो जाएगा। फिर वाई विल ट्रेवल कितना, 15 माइनस 7.5, इसका डिक्रीज कर दो तो 7.5, यानी कि मिड में मिल रहा है, सही जवाब। तो डेट इज बाई सी विल बी आंसर। फिर एक स्टूडेंट अपेयर करता है 6 पेपर्स में, उसके मार्क जो होते हैं वो 5 इंटू इतने के प्रोपोर्शन में होता है, ओवरऑल स्कोर 60% होता है, तो कितने पेपर्स में वो 60% से कम मार्क्स स्कोर किया, तो सम ऑफ द टोटल मार्क्स अपॉन इंटू 100 कर देंगे तो वो 60 आ रहा है, ठीक है, सम ऑफ टोटल मार्क्स अपॉन टोटल इंटू 100, तो यही 60% 60 आ रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स को मान लेते हैं 100 है, तो 6 मार्क्स के 6 सब 6 के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 600, ठीक है, तो टोटल मार्क्स स्कोर कितने हो जाएंगे, इसको एक्स कर दो ना, 5x प्लस 6x ऐसे करके, तो 45x आ रहा है 600 को, ओवरऑल स्कोर 60% है, यानी कि 45x अपॉन 100 अपॉन 600 इंटू 100, तो यानी कि ये 60 आ रहा है, राइट। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 इंटू ये, इसको इधर लेके जाओ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसको 100 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, इंटू 45 कर दोगे, क्योंकि ये ऊपर इधर डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में था, इधर डिवीजन में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है, तो 60 इंटू 6, 360 अपॉन 45, तो ये हो जाएगा 8। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 8 जा 40, 40 48 56 64 72 80 ऐसे मार्क जाएगा, तो 60 से कम कितने हैं इसमें, 40 48 और 56 में, तो यानी कि 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम है, ठीक है। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट, एक पैसेज दिया हुआ है, मोस्ट लॉजिकल एजम्पशन बताना, ठीक है, तो लॉजिकल एजम्पशंस क्या है कि एवरीवन इज लेफ्ट टू बी जज ऑफ हिज ओन रिलीजन, ठीक है, बट इफ दे आर टू बी जज ऑफ हिज और अदर रिलीजन देयर इज नो सच रिलीजन दैट इज राइट। आप सबको ही जज कर सकते हो, आप सबको ही निगेटिव ऑफ फॉल्ट निकाल सकते हो एक तरीके से, ठीक है, तो सब कुछ सही है या सब कुछ गलत है, ये रॉन्ग परसेप्शन हो जाता है रिलीजन के पैटर्न में, ठीक है, तो ये क्या है कि आप इसके वजह से एक दो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है, तो उसमें यूनिटी नहीं आ पाती, एक लोग एग्री नहीं कर पाते किसी बात पे, ठीक है, तो उनका मतलब अलग अलग करते करते रहते हैं, ये बोलेंगे कि हमारा सबसे बेस्ट है, ये बोल देंगे हमारा बेस्ट है, तुम्हारा वर्स्ट है, तुम्हारा कम है, तुम्हारा ज्यादा है, ठीक है, तो यही है कि इसमें यूनिटी जा रही है, तो ये सब रिलीजियस डोमिनेशन ऐसा कुछ नहीं दिया है। फिर ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपेगेट वंस ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है, मेन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस, समझते नहीं है तो फिर बात क्यों करते हैं, ठीक है, तो यही करेक्ट हो जाएगा कि ये यूनिटी ऑफ मैन को खत्म करते हैं, बिकॉज सबको ही अपना अपना रिलीजन, मतलब एवरीवन इज लेफ्ट टू बी जज ऑफ हिज ओन रिलीजन, ठीक है, अपने रिलीजन को जज करने के लिए सब छोड़ जाते हैं, तो दूसरे का मतलब ऐसे साथ में नहीं आ पाते, यूनिटी ऐसे, ठीक है, तो सी विल बी मोस्ट लॉजिकल एजम्पशन एक तरीके से। तो फिर बोल रहा है कि लॉजिकल इंटरफेरेंस क्या है इसमें, इन्फरेंस क्या है, ठीक है, हम पैसेज को पढ़ें कि जो सेडिशन वॉर और कंटेम्प्ट है इसके बारे में बात की गई है कि इतने इम्पीटेड नहीं है, ठीक है, एज टू बैड स्टेट ऑफ डोमिनियन, डोमिनियन की स्टेटस ही खराब, स्टेट ही खराब है, तो ये सब मैटर भी नहीं करता, इट इज सर्टन दैट आर नॉट सो मच इम्प्यूटेड टू द वीकनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट्स की धूर्तता, मतलब जो लोग हैं उनकी धूर्तता से इसका कुछ ज्यादा मतलब इसको हम इम्प्यूट नहीं कर सकते, इसको हम एक तरीके से इम्प्यूटेशन का क्या होता है कि वो एक एज अ फोर्स काम करता है, ठीक है, तो जो लोग सिटीजन्स के लिए फिट नहीं होते लेकिन उनको बनाना चाहिए, ठीक है, तो यही है कि इट इज सर्टेन दैट फॉर्मर हैज नीदर इनफ परस्यूड द एंड ऑफ यूनिटी नॉर फ्रेम इट्स लॉ विद सफिशिएंट फोरथॉट, मतलब कोई भी बन रहा है ऐसे, ठीक है, तो इसका इंटरमीनियन यही हुआ कि एम ऑफ यूनिटी दैट डोमिनियन इज द बेस्ट व्हिच परस्यू द एम ऑफ यूनिटी एंड हैज लॉस फॉर गुड सिटीजनशिप, मतलब गुड सिटीजनशिप का लॉ होना जरूरी है, बिकॉज यदि नहीं रहा तो फिर कुछ भी हो सकता है ना, मतलब एनी वन कैन बिकम सिटीजन, एनी वन कैन बिकम एनीथिंग, ठीक है, दैट इज वाई सी विल बी आंसर।
फिर इनइक्वालिटी के बारे में कि equality is prerequisite for people to participate in the multiple transactions of society from position of confidence. Yes, यदि आप पैसेज को पढ़ोगे तो, है ना, ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, फिर वायलेट सब बेसिक इनइक्वालिटी, बेसिक नॉर्म को वायलेट करती है, ये सब दिया है, ह्यूमन बीइंग, कॉमन सेंस, मोरालिटी। ठीक है, अब दूसरा है occurrence of inequality is detrimental to the survival of democracy। एक तो सबसे पहले बहुत एक्सट्रीम है, और ये इनइक्वालिटी वायलेट करती है। ठीक है, इक्वालिटी रहेगी तो सही है। ठीक है, उल्टा दिया है तो दो विल बी इनकरेक्ट, तो दो वाले को रिमूव कर दो, इसको भी रिमूव कर दो। फिर थ्री, इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन इज एन आइडिया दैट कैन नॉट एक्चुअली बी रियलाइज्ड इवन इफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी यहाँ पे ना मेंशन किया है ना बताया गया है एक तरीके से, तो दैट इज वाई थ्री विल बी इनकरेक्ट। बचा क्या, वन एंड फोर, तो वन एंड फोर विल बी करेक्ट। फिर एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट कौन करता है इसमें। ठीक है, तो ह्यूमन सोसाइटीज एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो ऐसा कुछ बात नहीं की गई है, सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक के बारे में बात की गई है, ओलिगार्की की बात की गई है, डेमोक्रेसी, तो इनके स्टेटस की बात की गई है। ये नहीं दिया है कि वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो फिर एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिटीरियोरेट बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स, यही बात की गई है कि एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स इटसेल्फ बाय लिमिटिंग टू नैरोली द सर्कल विद इन द पावर इज कन्फाइंड। तो पावर को बस यहाँ पे रखते हैं, यदि ये यहाँ पे रखते हैं तो वो बढ़ता जाता, मतलब ऑलिगार्की इन क्रॉसेस स्क्रैम्बल फॉर इमीडिएट वेल्थ, उनको पैसे ही चाहिए, तो उसके पीछे भाग जाते हैं चारों तरफ से कि पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ करके, तो वो भी उनकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। एंड डेमोक्रेसी भी, यदि ज़्यादा डेमोक्रेसी आ गई तो फिर बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज वाई जो भी होता है, तो यदि बेसिक प्रिंसिपल को ये एक्सेस में रहे तो डिटीरियोरेट कर सकता है, खत्म कर सकता है, तो दैट इज वाई बी विल बी आंसर। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट, इन अ ग्रुप ऑफ 120 पर्सन 80 आर इंडियंस एंड रेस्ट आर फॉरेनर्स। ठीक है, तो 120 में से 80 इंडियंस है तो 40 फॉरेनर्स हो गए। फिर 70 इंग्लिश बोल सकते हैं, तो यानी कि 50 इंग्लिश नहीं बोल सकते। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश मैक्सिमम, इंडियंस 80 हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं कितने, तो 70 में से, है ना, तो 40 को माइनस कर दो क्योंकि फॉरेनर्स है, तो 30 कर लो यहाँ पे, तो ऑल सेवन एज 70 कैन स्पीक इंग्लिश, 40 फॉरेनर्स है। ठीक है, एक तरीके से। ठीक है, ये हमें मिनिमम और मैक्सिमम वाला करना है, इसीलिए 40 फॉरेनर्स का माइनस किया। ठीक है, तो इसके लिए 70 माइनस 40 इक्वल टू 30, और 70 इंग्लिश बोल सकते हैं और 40 फॉरेनर्स हैं, तो यानी कि 30 या 30 से ज्यादा इंडियंस जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, 30 इज द मिनिमम। हो सकता है फॉरेनर्स कम, फॉरेनर्स को इंग्लिश एक ना आती हो एक आध को, ठीक है, तो वो 31-32 हो जाएगा ऐसे, तो दैट इज वाई 30 और मोर विल बी आंसर। फिर एक 3 डिजिट नंबर को कंसिडर करना है जो कि 3 के मल्टीपल्स हो, तो 3 के मल्टीपल्स 3 डिजिट नंबर क्या क्या हो गए, मतलब 369 से जो भी नंबर्स बन पाए। ठीक है, तो इसमें से क्या है, उसके जो है वो एस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, ऑलवेज डिविजिबल बाय 74। ठीक है, इसको बोला है, उसके सम को बोला है कि वो क्या डिविजिबल होता है कि 74 से, तो ऐसे कितने नंबर्स हैं हम फॉर्म कर सकते हैं, 369 396, मतलब ऐसे हमें लेके जाने स्टार्टिंग से लेके 369 से 396 होगा, 639 होगा तो 693 भी होगा, और 936 होगा तो 963 भी होगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये एडिशन आ जाता है, ये क्या 74 से डिविजिबल है, अब मैनुअल डिवाइड करके देखो। ठीक है, तो डिविजिबल है, आर है, एंड देन 9 से भी डिविजिबल है क्या, क्योंकि यहाँ पे 9 दिया है, तो यस 9 से भी डिविजिबल है, तो दैट इज वाई सी विल बी आंसर। ये पूरा डिवीजन आप कर सकते हो ऐसे। ठीक है, यहाँ पे लिखो 3996, यहाँ पे 74 लिख दो। ठीक है, या फिर वो 2 से डिवाइड करते जाओ, है ना, 37 और फिर उधर 3996 को, तो दैट इज वाई सी विल बी आंसर। फिर देर आर 2 क्लासेस ए एंड बी हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली, तो 25 और 30 लोग हैं, तो क्लास ए में 21 सबसे हाईएस्ट है और 17 सबसे लोएस्ट है, यानी कि डिफरेंस कितना है 4, और इसमें बी वाले में 30 हाईएस्ट है और 22 लोएस्ट है। देखो यहाँ पे 21 हाईएस्ट है, यहाँ पे 22 लोवेस्ट है, तो टैलेंटेड वाली क्लास कौन सी हो गई, ये वाली। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि 4 स्टूडेंट्स को हम ए से बी में भेज रहे हैं, अब ये टैलेंटेड है, ये मतलब कम मार्क्स वाले हैं,
यदि ये इंक्रीज भी हुए इधर इधर ज्यादा गए, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका एवरेज तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इसका एवरेज डिक्रीज हो जाएगा, डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो ये सही हो गया। फिर एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। कैसे भाई, क्या पता ये लोग 17-17 वाले ही भेज रहे हो चार लोगों को, ठीक है, तो क्या पता एवरेज बढ़ जाए, नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये 17-17 वाले भी तो भेज सकते हैं ना इसमें इधर, जो है थोड़ी एक्विस वाले, और एक्विस वाले भी भेज दिया सपोज, ठीक है, एक्विस वाले भी मानो भेज दिया, तो एवरेज क्या है उनकी, बढ़ेगी कैसे एवरेज, घटेगी ना, तो डेट इज वाई, और घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, तो डेट इज वाई ए विल बी आंसर यार। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट। प्रिया का रैंक 4 है और सीमा से कितना, प्रिया रैंक्स 7 बिलो 4 बिलो सीमा, ठीक है, तो सीमा का जितना भी रैंक होगा उसके 4 नीचे प्रिया है, ठीक है, एंड वो बॉटम से 31वें पोजीशन पे है, ठीक है, बॉटम से 31वें पोजीशन पे है, यानी कि इधर से तो पहले पोजीशन पे रहेगी, मतलब पहले से चौथे पोजीशन पे है इसके सीमा के बीच का रैंक, ठीक है, तो यानी कि हम पता कर सकते हैं इससे कि इसका रैंक कितना रहेगा, ठीक है। फिर एना 2 रैंक सीमा से ऊपर है और 37 फ्रॉम बॉटम है, तो यानी कि पहले से वो तीसरे स्थान पे हो गया ऐसे, ठीक है, तो ये भी 6 पे आ रही है एक तरीके से, ठीक है, 6th, तो सीमा का रैंक कितना है, तो क्या दोनों स्टेटमेंट से निकल रहा है, अभी तो निकाला हमने, ठीक है, निकल रहा है, तो दोनों ही अलोन सफिशिएंट है स्टेटमेंट्स, ठीक है, इसके लिए। फिर ये बोला है कि ए और डी हैवियर है बी ई और एफ से, ठीक है, और दूसरा दिया है कि ए इज हैवियर देन डी बट इट्स लाइटर देन सी, तो ये वाला, तो दोनों ही स्टेटमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सी दिया नहीं है, हम एज्यूम नहीं कर सकते ऊपर से, ठीक है, तो डेट इज वाई स्टेटमेंट 1 अलोन वोंट बी सफिशिएंट, और यहाँ पे सी ए डी का दिया है सिर्फ, बी ई एफ का नहीं दिया है, क्या पता बी बड़ा हो, ठीक है, तो ये भी नहीं, मतलब कहने का मतलब दोनों ही हमें लेना पड़ेगा टू फाइंड आउट दिस सॉल्यूशन, कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है, हाईवेस्ट कौन है, ठीक है, तो दैट इज वाई बोथ द स्टेटमेंट्स अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो और बोथ दोनों ही अलोन सफिशिएंट नहीं है, तो दोनों सफिशिएंट है, क्योंकि दोनों सफिशिएंट, यदि हम दोनों को ले लें तो हमें पता चल जाएगा कि सी इज द हैवीएस्ट, क्योंकि ए और डी इससे बड़े ही हैं, और ए से बड़ा है, ए सी है, और ए से ए बड़ा है डी से, तो सी विल बी हैवीएस्ट, ऐसे हमें दोनों से पता चल रहा है, तो दैट इज वाई इसके आंसर यूपीएससी ने दोनों दे रखे हैं, ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर बोथ द आंसर्स आर करेक्ट एज पर यूपीएससी, दैट इज आल्सो बिकॉज दोनों स्टेटमेंट लगेंगे, ठीक है, और एक रहेगा तो नहीं होगा, नहीं सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है, तो दोनों बराबर ही बात होगी एक तरीके से, तो दैट इज वाई सी डी बोथ आर आंसर, तो जिसने भी सी लगाया है और जिसने भी डी लगाया है दोनों ही सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन 40 की बात है कि इंग्लिश अल्फाबेट में पहले जो 4 लेटर्स हैं वो रिवर्स में लिखे जाते हैं, और ऐसे ही अलग अलग मतलब बाकी के लेटर्स, तो यानी कि ABCD को DCBA, फिर EFGH को HGFE, ऐसे करके लिखा जाता है, और लास्ट में बोला गया है कि Z और Y को इंटरचेंज कर गया है, ठीक है। अब इसमें 13th लेटर क्या है, 13th लेटर की बात की गई है ना यहाँ पे, तो 13 लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो यानी कि ये हो गया 13th लेटर। अब इसका 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13 चाहिए, तो यानी कि 1 2 3 और 4, तो यानी कि ये है टी, टी पूछ रहा है फिर 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13 लेटर क्या है, तो टी है, ओके, तो ये हमारा सही जवाब हो गया, तो दैट इज आवर आंसर। सो ऑलराइट, थैंक यू गाइस।